हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मेरिट यार्ड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या को कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी वन शॉट में। ठीक ना? ठीक, तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है परिचय और कुछ परिभाषाएं। ठीक ना? यानी इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड जितने भी परिभाषा है जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक में। ठीक। सेकेंड है हमारा किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। जैसे मान लो कोई संख्या परिमेय है, कोई संख्या अपरिमेय है, तो अगर आपको याद होगा क्लास 9th में तो कोई भी संख्या को हम परिमेय सिद्ध करते थे, लेकिन क्लास 10th में हमको पढ़ना है कि कोई भी संख्या है उसको हम अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं। जैसे मान लो, ये तो पता नहीं, जैसे मान लो √2, √3, ये सब क्या है हमारा एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। जैसे वास्तविक संख्या क्या क्या होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तब ना परिमेय संख्या में ही बाकी सब आता है, जैसे सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, ये सब कैसे परिमेय में आता है। तो हम पढ़ेंगे कि जो वास्तविक संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार क्या होता है। फिर नेक्स्ट हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय एवं एल्गोरिथ्म। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये नया नाम क्या गया, तो ये भी पुराना ही नाम है, बस थोड़ा सा क्या चाहिए, एडवांस नाम है, मतलब थोड़ा सा अपग्रेडेड नाम कह सकते हो। ये भी कुछ नहीं है, बस सिंपल सा चीज है। देखते हैं कि आगे क्या चीज है, पढ़ेंगे इसके बारे में। और लास्ट हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM। HCF और LCM बचपन से छठा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उसी के बारे में यहाँ भी पढ़ना है। समझ लो 10th क्लास में पढ़ना है, जो 6-7 में पढ़े थे उसी के बारे में। तो यही हमारा 4-5 टॉपिक है जिसके बारे में इस चैप्टर में आज हम कंप्लीट करेंगे, और वो भी वन शॉट में। तो सिंपल, अगर वीडियो ज़्यादा स्लो लग रहा होगा तो आप लोग 1.5x पर कर सकते हैं, और फास्ट लग रहा होगा तो क्या करना है स्लो भी कर सकते हैं। ठीक, तो सिंपल देखते हैं आगे। सबसे पहले है कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक ना? और ये सब तो आप लोग को याद होगा, बस अभी थोड़ा रिवाइज कर लो। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? तो देखो इसमें क्या है, जो हमारा गिनती की संख्या होता है, जो बचपन से हम सीखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 बचपन में मार के सर सिखाते थे, सीखो 1 2 3 4, तो उसी को हम बोलते हैं क्या चीज, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 जो भी होता है इन्फिनिट तक, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक ना? और इसको देखो सेट को हम दर्शाते हैं n बराबर, सेट दिखाते हैं 1, 2, 3 डॉट कहाँ इनफाइनाइट तक। ये हमारा प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या को हम n से दर्शाते हैं। हो गया। पूर्ण संख्या क्या है, तो जीरो और प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या बोलते हैं। ये भी पता है, जो हमारा प्राकृतिक संख्या है जैसे 1 2 3 4, इसमें अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो इसी सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब W से इसको डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या हम कैसे डिनोट करते हैं, W से। ये सब तो याद होगा। नेक्स्ट करा है सम संख्या, इवन नंबर। तो करा वैसे प्राकृतिक संख्या जो 2n का फॉर्म का हो। देखो पहले हम पढ़ते थे वैसे संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए। देखो वही चीज है 2n फॉर्म, जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, और यही n के बराबर जो है ना, इसी को ले लिया है, 1 ले लिया है। जैसे 4 है तो 2 × 2, यहाँ पर जो n है ना 1 2 3, उसी को रिप्लेस 1 2 3 को रिप्लेस कर दिया है 1 के साथ, और इसको सिंपल फॉर्म में कर दिया है 2n। यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या किस रूप का होता है, तो 2n फॉर्म का। ठीक ना? अब 2n फॉर्म करने का मतलब क्या चाहिए कि अगर हम उसको भाग दे तो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, या फिर कह सकते हो कि जब हम उसका गुणनखंड करें तो उसमें 2 आ जाए। जैसे 2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 × 1 यानी 2 आ गया। 4 के करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2, देखो 2 आ गया। फिर उसी प्रकार 6 का लिंक करेंगे तो क्या होगा, 2 × 3 2 आ गया। तो क्या चाहिए, जो हमारा प्राकृतिक संख्या होता है 2n का फॉर्म का होता है। ठीक, सॉरी प्राकृतिक संख्या नहीं, मतलब सम संख्या। और लास्ट हमारा विषम संख्या, तो वैसे प्राकृतिक संख्या जो 2n - 1 का फॉर्म का हो, 2n - 1 या फिर 2n + 1 फॉर्म का हो। और देखो इसका मतलब क्या हो गया, तो वैसे संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो। जैसे अगर हम 2n की बात करें तो पूरा विभाजित है, लेकिन 1 की बात करें तो विभाजित है नहीं है, इसलिए। ठीक ना? तो सिंपल जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब देखो सब 2n - 1 का फॉर्म का है। जैसे अगर पहले की बात किया जाए तो 2n - 1 का फॉर्म का है, जहाँ n बराबर 0 है, चेक कर लो। फिर अगर हम 3 की बात किया जाए तो 2n - 1 है, जहाँ पर n बराबर मान लो 2 है, देख लो सिंपल n बराबर 1 2 3 है। देखो वही है हमारा क्या चाहिए, जो वैसे प्राकृतिक संख्या 2n - फॉर्म का हो उसको हम बोलते हैं विषम संख्या, और 2n फॉर्म का हो तो उसको बोलते हैं सम संख्या। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? छोटा डेफिनेशन जो 8 9 में पढ़े तो वही है।
पूर्णांक संख्या तो सभी प्राकृतिक संख्या जीरो और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। दो जहाँ सभी प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 ये सब क्या चीज है, क्या है क्या है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या तो जीरो हो गया, फिर नेगेटिव में -1 -2 -3, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और देखो जो हमारा ये पॉजिटिव वाले पूर्णांक होते हैं उसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और जो हमारा जीरो होता है उसको हम बोलते हैं जीरो पूर्णांक, मतलब शून्य पूर्णांक कह सकते हो ना, जीरो पूर्णांक। और जो हमारा ऋणात्मक वाला होता है उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक ना, याद रहेगा। जनरली ये सब पूछता नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में याद रखने के लिए आगे क्वेश्चन बन जाए आसानी से, इसलिए ठीक ना। वास्तविक संख्या क्या है, अब आते हैं चैप्टर की ओर। तो वास्तविक संख्या क्या है, तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं क्या चीज, इस सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय संख्या जैसे 2/3, 4/5, -5, 6, 9, 2, 0, √2 ये अपरिमेय संख्या, √3, √3/2, 5/2, √5/2 ये सब क्या चाहिए, सभी हमारा वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल है। ठीक, अब वास्तविक संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ग्रुप। अब परिमेय संख्या आखिर क्या होता है, तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसी वास्तविक संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में। जैसे मान लो ये 2 है, अगर हम इसको p/q के फॉर्म में लिख देंगे तो कह देंगे कि ये परिमेय संख्या। जैसे इसको हम लिखना चाहें तो 2/1 हो गया, ये क्या चाहिए, परिमेय संख्या है। उसी प्रकार आगे कह रहा है जहां p और q दोनों पूर्णांक हो, ये हम लिखेंगे ना p/q के फॉर्म में, ये दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक करने का मतलब अभिचरण होता है जो क्या चाहिए 1 2 3 हो गया, 0 का नेगेटिव में 1 2 3 ये सब, उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। तो ये दोनों पूर्णांक हो, और ये भी कह रहे हैं q 0 के बराबर न हो, यानी ये जो है ना कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, तो तब हम उस संख्या को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, 3/5 हो गया, -4/9 हो गया, 6/7 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया। देखो 0 हम लिख सकते हैं क्योंकि 0/1 हो गया, यहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चल सकता है। ठीक ना, इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या है, तो वैसी वास्तविक संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जहां p और q पूर्णांक होता था, q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखो क्या कर रहा है, जस्ट परिमेय संख्या का उल्टा। ठीक ना, जैसे वैसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √3, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो अगर तुम लोग कहेंगे तो हाँ चलो p/q के फॉर्म में √3/1 लिख दिए, लेकिन एक और कंडीशन, p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक है, q तो है लेकिन p है, p नहीं है, जिसके वजह से ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या की एग्जाम्पल दे सकते हो, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया। अच्छा √4 ये क्या अपरिमेय संख्या है, देखो अपरिमेय संख्या। देखो एक और बात, हम कोई भी नंबर को अगर हमको पता है करना है कि परिमेय है कि अपरिमेय, उसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं। ठीक ना, तो √4 का वैल्यू कितना आएगा, 2, कितना आएगा 2, और 2 परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये परिमेय में चला जाएगा। ठीक ना, यानी √4 का वैल्यू 2 आया, जिसकी वजह से ये परिमेय हो गया। अच्छा एक और आप लोग कंडीशन, पाई बराबर क्या होता है 22/7। तो आप लोग सोच रहे हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम 22/7 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या चीज हो गया, परिमेय। क्या हो गया, परिमेय। लेकिन ये जो पाई का वैल्यू होता है ना 22/7, वो क्या चीज होता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या चीज होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता ही नहीं है, 3.14, ये आगे बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से पाई एक अपरिमेय संख्या। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पाई और 22/7 में कौन अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा याद रखना पाई और 22/7 अगर अलग अलग का, चूंकि ये पाई का वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखो पाई और 22/7, तो ये देखो p/q का फॉर्म का है, और p और q दोनों पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0, तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। लेकिन ये पूछते पाई बराबर 22/7 है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं। लेकिन कह दे कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय, अपरिमेय, और अलग से पूछ दे 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय, इसको बोलेंगे परिमेय। ठीक ना, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ डिफिनेशंस था और एक दो और बच गया, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक ना, उसके बाद हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो एक से बड़ी सभी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या किसको, तो एक से बड़ा जितना भी संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितना भी है, सब में वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो, जैसे 2 3 5 7 11। देखो तो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। और भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, तो वैसे प्राकृतिक संख्या जो एक स्वयं या किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो, तो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे
4 6 8 9 10, ये देखो 10, ये सब क्या चाहिए, 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, ये सब हमारा भाज्य संख्या। लेकिन अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि एक ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो न तो ये भाज्य है और न ही अभाज्य है। क्यों? क्योंकि देखो भाज्य में क्या है, एक या स्वयं दोनों से, देखो एक यहाँ पर देखो एक से केवल विभाजित हो रहा है, दोनों से नहीं, जिसके वजह से क्या चाहिए, ये भाज्य नहीं है और भाज्य तो कभी होगा ही नहीं। और देखो यहाँ पर प्राइम, इसको कंपोजिट, यहाँ पर को प्राइम मत कर देना, को प्राइम का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। को प्राइम का मतलब होता है जैसे मान लो कोई दो नंबर है जैसे 1 और 3, और दोनों का अगर HCF कितना आ जाए, HCF 1 आ जाए, इसको हम बोलते हैं को प्राइम। या फिर कह सकते हैं इन दोनों का जो बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो उसको एक आ जाए, उभयनिष्ठ मतलब HCF वही होता है। जैसे एक का गुणनखंड करेंगे तो एक आया, और 3 का करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुना 1, देखो दोनों का HCF कितना आया, 1 आया। उसी प्रकार जैसे 5 और 7 ले सकते हो, 5 और 7 क्या चीज, देखो 5 का 1 गुने 5 हो गया और 7 का 1 गुने 7 यानी 1 आया। यानी को प्राइम किसको बोलेंगे, तो वैसा दो नंबर जिसका HCF या फिर उभयनिष्ठ कितना गुणनखंड कितना हो, 1 हो, तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम। ठीक ना, प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इस प्रकार जो हमारा 4 5 6 क्या चाहिए, थर्ड डिफिनेशन उसको कंप्लीट कर लिए। ठीक ना, अब चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, लोग कुछ मेरिट बातें याद रखते हैं। कह रहे सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या किसको, तो 0 1 2 3 4। देखो तो यानी ये जो टोटल प्राकृतिक संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, देख लो। तो यही फर्स्ट पॉइंट कर रहा है, इसको याद रखना। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, और चूंकि आप लोग क्या चाहिए ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो ध्यान से क्वेश्चन देखना है। और हाँ, इसका MCQs ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक ना, तो इसको सिंपल आपको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक, MCQs कराया हुआ है। और नेक्स्ट सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या 0 1 2 3। अब पूर्णांक तो क्या होता है, तो -3 -2 इधर आगे -1 0 1 2 3 ये सब क्या चाहिए, तो देखो तो यहाँ जितने भी पूर्ण संख्या सभी क्या चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, पूर्णांक में सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन अगर उल्टा कहा जाए तो नहीं पॉसिबल है। ठीक ना, यानी सभी पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होते हैं। जितने भी पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या देखो ये सब जितने भी है वो परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि इसको हम सभी को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक ना, याद रखना। और सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं। बात से जितने भी परिमेय संख्या होते हैं वो वास्तविक संख्या होते हैं। तो ये मेरिट पॉइंट याद रखना। और हाँ, आप लोग पढ़ रहे हैं तो वन शॉट या सिंपल क्या करना है, इसको लिखते चलना है, लिखते चलना है, ताकि याद भी हो जाए, एक बार में ही पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, बार बार इसको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। और MCQ सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। ठीक ना, यानी जितना डिफिनेशन पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं, जैसे हम क्या चाहिए टॉपिक पढ़ने के दौरान ही बताते क्या चाहिए, ये भी पढ़ना है हम लोग को कि कोई भी संख्या क्या अपरिमेय है, ये सिद्ध करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम सिद्ध करते हैं। देखो सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। देखो हम क्वेश्चन कराते के दौरान एक क्या चाहिए, थ्योरम भी है, प्रमेय भी है, उसको हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक ना, ये रिविजन है तो ज्यादा लेंदी नहीं लगते हैं। देखो सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो क्या है, जैसे मान लो अपरिमेय संख्या, मान लो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या की बात किया जाए, यानी कि वास्तविक संख्या क्या होता है, तो एक परिमेय संख्या होता है, दूसरा अपरिमेय संख्या होता है। ये नहीं होता है, एक परिमेय होता है और दूसरा अपरिमेय होता है। अब चूंकि ये हमको ये क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो हमारा √2 है वो परिमेय नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, क्या करेंगे कि हम इसको ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे ये परिमेय नहीं है, और जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय। अब देखो कैसे करते हैं, तो सिंपल देखो, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि √2 एक, देखो यहाँ पर हम ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, वहां पर हम क्वेश्चन करेंगे और पूरा का पूरा लैंग्वेज वहां पर रहेगा, और उसी को अनुसार जो पूरा लैंग्वेज है, क्योंकि जो हमारा बोर्ड का एग्जाम होता है, बोर्ड का एग्जाम में हमेशा लैंग्वेज जितना भी हो, ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज लिखे हो उसी पर मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं, यहाँ पर सिंपल समझने के लिए, लैंग्वेज के लिए क्या, जल्द ही इसका वीडियो क्या सब्जेक्टिव में आएगा, वहां पर लैंग्वेज पूरा कंप्लीट रहेगा। ठीक ना, टोटल लैंग्वेज एक लाइन भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या। अच्छा, √2 एक परिमेय संख्या, तो उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यानी देखो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए।
और साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि Q नॉट इक्वल टू 0। एक और चीज हमें याद रखना कि हम लेते वक्त कि P और Q के दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, यानी HCF होना चाहिए, या फिर कह सकते हो कि कोप्राइम मतलब सअभाज्य क्या होना चाहिए, HCF जो होना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1। अब देखो अगर तुम लोग इतना कंप्लीट किया, जैसे हम क्या बोले कि मान लेते हैं कि माना कि रूट एक परिमेय संख्या है जिसे हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होता था, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, साथ ही साथ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो 1 हो, वही HCF कितना 1 हो। अब देखो हम कर रहे हैं क्या, कैसे प्रूव करते हैं, तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर। क्या कर देंगे स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं तो रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, ये तो पता है रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रूट खत्म। अच्छा P का स्क्वायर P हो जाएगा और Q का स्क्वायर Q हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो Q है इसको हम इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर इक्वल टू P के स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अच्छा ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, क्या में भाग में, तो हम कह सकते हैं जो हमारा P स्क्वायर है, या फिर ये भी कह सकते हो P स्क्वायर क्या है 2Q स्क्वायर है, क्या है 2Q स्क्वायर है, तो हम ये कह सकते हैं P स्क्वायर का क्या है गुणनखंड में 2 है कि नहीं, है कि नहीं, यानी P स्क्वायर 2 से विभाजित है, कह सकते हैं, यानी देखो P स्क्वायर 2 से विभाजित है, देखो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो 4 है, हम 4 को क्या लिख दिए, मान लो 2Q लिख दिए, जहाँ Q, तो हम कह रहे हैं क्या कि 4 है 2 से विभाजित है, तब ना हमारा गुणनखंड आया 2। तो उसी प्रकार हम कह रहे हैं P स्क्वायर है उसमें 2 आ रहा है, इसलिए क्या P स्क्वायर 2 से विभाजित है, ये तो कंफर्म हो गया। अब देखो यहाँ पर एक प्रमेय 1.3 कहता है, क्या कहता है, जैसे मान लो P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि P भी 2 से विभाजित होगा। क्या कहेंगे, P भी 2 से विभाजित है, ठीक ना, विभाजित है, ठीक। यहाँ पर क्या कहें कि जो हमारा देखो P स्क्वायर का मान लो जैसे गुणनखंड किए तो 2Q स्क्वायर है तो 2 आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे P स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए P भी 2 से विभाजित हो गया। देखो यानी हम यहाँ पर P भी 2 से विभाजित है। अब हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर मान ले रहे हैं P 2 से विभाजित है, यानी मान लेते हैं P बराबर 2 के, क्योंकि 2 से विभाजित है इसलिए 2 आ गया, और के कोई पूर्णांक मान लेते हैं कि यहाँ पर है कोई पूर्णांक, क्या है कोई पूर्णांक। अब देखो P बराबर जो हम 2 के माने हैं इसको हम पुट कर देते हैं इसमें, किसमें, इसमें, चलो पुट करते हैं, तो 2Q स्क्वायर बराबर 2K का स्क्वायर होगा। अब 2Q का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 4K का स्क्वायर। अब देखो 2 से कितना बार में, 2 से बार में, अब यहाँ पर क्या आया, आ गया हमारा Q स्क्वायर बराबर क्या गया 2K स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर Q स्क्वायर गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2K स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो Q स्क्वायर गुणनखंड के 2 गुना K स्क्वायर है, यानी 2 से विभाजित है तभी तो आया ना। अब Q स्क्वायर 2 से विभाजित है इसलिए Q भी क्या चाहिए 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित है। अब यहां देखो, अब देखो यहीं पे समझना है क्या कि सबसे पहले रूट 2 को हम मान लिए P बाई Q, क्योंकि ये परिमेय संख्या के रूप में माने, और P और Q दोनों पूर्णांक है, और P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 1 है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, जब हम यहाँ पर स्क्वायर किए तो 2Q स्क्वायर P स्क्वायर आ गया, यानी हम फाइनली यही करें कि जब हम P स्क्वायर गुणनखंड करेंगे तो 2Q स्क्वायर आएगा, यानी जब 2Q स्क्वायर आने कर फाइनली यही करके ये P स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है। अब 2 से विभाजित इसलिए हम मान लिए P बराबर 2K, जहाँ के कोई पूर्णांक है। अब क्या किए, जो P बराबर था इसमें हम पुट कर दिए तो 2Q स्क्वायर बराबर आ गया 2K स्क्वायर, यानी देखो आपकी क्या किए तो पुट किए तो 2K का स्क्वायर आ गया 4K स्क्वायर। आपकी यहाँ से पता चल गया कि Q जो है Q स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर, यानी जो Q स्क्वायर गुणनखंड किए तो 2K स्क्वायर आ गया। अब Q स्क्वायर 2 से क्या चाहिए विभाजित है, तो प्रमेय के अनुसार क्या Q भी 2 से विभाजित होगा। अब देखो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि P 2 से विभाजित है और Q भी 2 से विभाजित है, यानी हम कह रहे हैं कि दोनों में गुणनखंड क्या चाहिए 2 है, क्या है 2, लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया था, केवल 1 न माने थे, 2 कहाँ से आ गया, यानी क्या चाहिए ये जो हम जो माने थे तो यानी इसका जो माने तो उसका क्या चाहिए विपरीत आ गया, विपरीत आ गया। और परिमेय संख्या का विपरीत क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर 2 है, जिसके वजह से जो हम सोचे थे उसका ये विपरीत हुआ, और तब हम कह सकते हैं क्या चाहिए ये हमारा अपरिमेय संख्या हुआ। सिंपल, समझ में आया क्या। देखो एक क्वेश्चन और कर दे, देखो चलो मानते हैं
जैसे मान लो √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या यानी p/q। लैंग्वेज लिखेंगे लेकिन अभी थोड़ा देर के लिए, ठीक ना, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे वहां पर। तो √5 बराबर क्या आ गया, p/q। अब हम क्या किए, दोनों तरफ कर दिए स्क्वायर, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 और p का स्क्वायर आ जाएगा p और q का स्क्वायर आ जाएगा q। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अच्छा देखो q स्क्वायर है तो इधर हम ला लेते हैं, q स्क्वायर बराबर आ गया p स्क्वायर। फाइनली हम करेंगे जब p स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5q स्क्वायर, यानी हम यही करके जब हम p स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो 5 × q स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाएगा। यानी हम यही करके जो हमारा p स्क्वायर है 5 से विभाजित है, क्या चीज, p स्क्वायर 5 से विभाजित है, ये नहीं कर रहे हैं, p स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा प्रमेय के अनुसार, ठीक ना। अब देखो जब p 5 से विभाजित होगा यानी p 5 से विभाजित होगा, यानी इसका जब हम p का गुणनखंड करेंगे तो 5 × कुछ तक आएगा ना, एक पूर्णांक आएगा, उसको हम मान लेते हैं k। क्या मान लेते हैं k, जहां k क्या है, क्योंकि देखो कोई भी नंबर जैसा मान लो तो 4 है तो 2 गुने क्या चीज 2 आता है। अब हम इसी को मान ले रहे हैं k, तो हम k बराबर मान लेते हैं कोई पूर्णांक आया, आ गया। अब देखो जो हमारा p बराबर 5 के हम क्या करते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं। चलो पुट करते हैं, तो पुट करते हैं तो 5q स्क्वायर बराबर क्या आ गया, p स्क्वायर है, यानी p स्क्वायर यानी 5k का स्क्वायर आ गया। अब देखो तो 5q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो 50 25 k स्क्वायर आएगा। अब 5 से 5 बार में कट गया, यानी q स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5k स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो q स्क्वायर का गुणनखंड किया तो 5 × k स्क्वायर, हम फाइनली ये कर रहे हैं कि q स्क्वायर में क्या चाहिए, q स्क्वायर 5 से विभाजित है तभी ना उसका गुणनखंड आया, यानी हम कह सकते हैं कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। अब ये जब q स्क्वायर 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा। अब यहां पर देखो विभाजित है होगा। अब देखो यहां पर हम पहले बता थे कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, HCF ऑफ p एंड q कितना है, तो 1 है। ये तो पहले हम मान चुके थे, ठीक ना। लेकिन हम जब यहाँ पर देखो p 5 से विभाजित है, हम क्या करें, जो p है वो 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है और q भी है 5 से विभाजित। फाइनली हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों क्या चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। लेकिन हम माने क्या थे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो 1 हो, लेकिन जो माने तो उसका ये विपरीत हो गया, क्या हो गया, विपरीत। अतः हम लिख सकते हो, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ, मानना गलत साबित हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड में 5 भी सम्मिलित हो रहा है, जबकि माने क्या थे कि 1 होना चाहिए केवल। तो क्या चाहिए, √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। परिमेय संख्या है इसलिए एक अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए यह मतलब √5 यानी कह सकते हो एक अपरिमेय संख्या होगा। कंप्लीट। अपरिमेय संख्या होगा, सिंपल, समझ में है ना। सबसे पहले परिमेय, उसके बाद देखो बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग को रिपीट करना पड़े, बस एक बार देखना है और कॉपी में रिवाइज करते चले जाना, सब का सब कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, क्वेश्चन जरूर करना है, ठीक ना। नेक्स्ट अब आते हैं, देखो वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। अभी हम क्या पढ़े, कुछ डिफिनेशन देख लिए और अपरिमेय संख्या प्रूव करना सीख गए। अब क्या है, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। देखो कैसे, सिंपल देखना ना, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या चीज होता है, तो वास्तविक संख्या हमारा होता है परिमेय संख्या होता है, परिमेय, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, ठीक ना। अब देखो परिमेय संख्या के अंतर्गत ही हमारा आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है, पूर्णांक, कि देखो जितने भी पूर्णांक है उसको हम परिमेय में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूर्णांक के अंतर्गत ही हमारा आता है क्या चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। अब बाकी सम विषम है तो सब इसी का रूप है, यानी हम कंफर्म ये कह दे कि कोई परिमेय संख्या का अगर हम बता दें कि दशमलव प्रसार या कोई अपरिमेय का बता दे तो सारा का सारा वास्तविक संख्या के बारे में हमको पता चल जाएगा। अब देखो परिमेय संख्या का सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल 2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 7/8 हो सकता है। ये सब क्या चाहिए, परिमेय संख्या है, माइनस में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार करने का मतलब कि दशमलव के रूप में, जैसे 2 है तो इसको हम 2.0 लिख सकते हैं, दशमलव है। अब 1/3 है, इसको भी हम क्या चाहिए, अच्छा एक और मान लेते हैं ना, 4/5 मान लेते हैं, ठीक।
अब 1/3 है तो इसको हम भाग देकर देखते हैं, इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है तो क्या चाहिए 1/3 से भाग करना है, तो 0 पॉइंट देंगे ना, तो अब 3 × 9, फिर एक आया 3 × 9, यानी क्या चाहिए जब हम इसको भाग दिए तो 0.33 आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। अब इसको भाग दो 7 में 8 से, तो 7 में 8 से देते हैं तो कितना, सबसे पॉइंट देना पड़ेगा 8 × 64, हाँ 8 × 64, फिर कितना बचा 60 बचा, तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56 हो गया, 8 × 7 = 56 और बच गया 4, 0 हो गया, और 8 × 5 = 40, यानी हम -7/8 को लिखे तो -0 कितना आएगा 875, और इसको तोड़े तो 5 × 20 = 40, यानी 0.8 आएगा। तो देखो हम परिमेय संख्या कुछ एग्जाम्पल लिए। अब परिमेय संख्या में यहाँ पर गौर करो कि क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें 2.0, यानी यहाँ पर दशमलव के बाद नंबर लिमिट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, सीमित हो जा रहा है, इससे आगे बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, परिमेय संख्या एग्जाम्पल लिए तो हम जब भाग दिए तो दशमलव प्रसार क्या चाहिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो सेम नंबर ही रिपीट कर रहा है, जैसे 3 ही रिपीट कर रहा है। इसमें क्या रहा है, इसमें खत्म हो जा रहा है, इसमें खत्म हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जैसे हम कोई भी संख्या का दशमलव रूप लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो कोई में क्या चीज खत्म हो जा रहा है और कोई में सेम नंबर ही रिपीट कर रहा है। जैसे कोई में जो खत्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, शांत मतलब शांत रह रहा है, शांत दशमलव। और जिसमें खत्म नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक ना, नंबर नहीं। अब यहां पर क्या चाहिए, कोई में क्या हो रहा है कि सेम नंबर ही रिपीट कर रहा है दशमलव के बाद, तो उसको हम बोलते हैं सबसे पहले तो क्या चाहिए सेम नंबर, पहले में तो रिपीट कर रहा है यानी शांत नहीं है, इसलिए हो गया ये अशांत। क्या हो गया, अशांत। क्या हो गया, अशांत। और चूंकि ये बार बार रिपीट कर रहा है इसलिए हम बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं, आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक, यानी जो हमारा परिमेय संख्या का दशमलव रूप होता है, एक शांत होता है, शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत। क्या होता है, अशांत। शांत में क्या चाहिए, तो दशमलव के एक निश्चित संख्या के बाद, निश्चित डिजिट के बाद क्या हो जाता है, हमारा जो डेसिमल होता है वो सीमित हो जाता है, उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। और सेम नंबर के बाद क्या चाहिए रिपीट होना शुरू हो जाता है, सेम नंबर है, उसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती, आवर्ती। ठीक ना। अब एक है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, √3 हो गया, इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। जैसे √2 का जैसे पाई का वैल्यू लेते हैं 3.14, रिपीट करते जाता है और देखेगा आगे तो क्या चीज सेम नंबर रिपीट नहीं करता है, यानी क्या चीज अपरिमेय संख्या होता है। सबसे पहले बात तो अशांत होता है। क्या होता है, अशांत, अशांत, और सेम नंबर रिपीट नहीं करता है, इसलिए अनासानी आवर्ती। ठीक ना, याद रखना, अनासानी आवर्ती, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और इसको बोलते हैं क्या चीज, बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक ना। तो देखो यही होता है परिमेय संख्या का जो हमारा दशमलव रूप होता है, एक शांत होता है, दूसरा अशांत होता है, और अपरिमेय का अशांत अनासानी आवर्ती। अब एक और बात हमेशा रखना, देखो जैसे 2n, इसको मान लो 5n, जैसे कोई संख्या क्या चाहिए, कोई परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार का तब होता है जब हर का गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर m का हो, अन्यथा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। जैसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक शांत होता है और दूसरा अशांत होता है, अशांत आवर्ती होता है। अब शांत कब होगा और अशांत कब होगा, परिमेय संख्या तो बहुत सारा है, तो शांत और अशांत कब होता है। देखो सिंपल, जैसे मान लो कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जैसे 5/8 है, 5/7 है, 9/2 है, 1/6 है। अगर हम Q का इसका अगर गुणनखंड करें तो 2 के पावर n × 5 के पावर m, एक और बात रखना 2 के पावर n या फिर 5 के पावर m का भी रूप का हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। तो देखो अगर ये Q का जब हम गुणनखंड करें, इसका जब हम गुणनखंड करें तो वो 2 × 5 के पावर n m के फॉर्म में हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं शांत। जैसे अगर हम 5/8 करें तो देखो 5/8 का गुणनखंड करें तो 2 × 2 × 2, तो 5 के पावर क्या आ गया, 5/2 के पावर 3 आ गया, यानी क्या चीज 2 के पावर 3 आ गया, और 2 के पावर 3, यानी इसका जब तुम क्या चीज दशमलव प्रसार निकालोगे तो ये शांत होगा। करके देख सकते हो, जैसे अगर हम 5 में 8 से डिवाइड कर दें, देखो तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 8 × 6 = 48 हो गया, फिर हो जाएगा 20, होगा कि नहीं 20, तो 8 × 16 और 16 हो गया, इसलिए 4, 8 × 5 = 40, खत्म। देखो 0.625 आया, यानी क्या चीज खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, शांत दशमलव। अब उस पर शांत है तो शांत क्या चीज 5/7 है, तो 5/7 जब हम 7 का गुणनखंड करेंगे तो क्या 1 × 7 आएगा, क्योंकि ये 2 × 5 का फॉर्म का नहीं है, जिसके वजह से ये क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। उसी प्रकार जैसे 9/2 है तो 2 ×
1 कर देंगे तो 2 आ गया, और 2 के पावर n का फॉर्म का होता है, इसलिए क्या चाहिए 9/2 हमारा शांत हो गया। 1/6 है तो ये 2 इंटू 3 का हो गया, तो ये हमारा अशांत हो गया, ठीक ना। तो ये याद रखना, शांत और अशांत कब होता है, तो शांत जब क्या चाहिए हमारा ये जब हम q का गुणनखंड करें और 2 के बार n इंटू 5 के बार m का फॉर्म का होता है उसको हम बोलते हैं शांत, और बाकी सब अशांत बोलते हैं, ठीक ना। अब है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। अब ये क्या नया बात आ गया, नया चीज आ गया, तो सिंपल जो हम पहले पढ़े थे ना, याद होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, वही चीज का नाम ही है यहाँ पर। देखो कैसे, जैसा मान लो हम 2 नंबर ले रहे हैं, मान लो 19 में हमको 2 से भाग देना है, क्या करना है 19 में हमको 2 से भाग देना है, तो भाग देंगे तो 2 9 18 होता है, और एक आता है शेषफल, ये ना, ये मान लो ये क्या है हमारा भाज्य है, और ये क्या चीज है भाजक है, ये क्या है भागफल है, और ये क्या हमारा शेषफल है, यही ना। तो सिंपल ये इसी चीज का ये बोल रहा है ना कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोलते हैं। देखो क्या है, जैसे करें कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, मान लो जैसे 2 धनात्मक पूर्णांक a और b है, जैसे एक 19 माने जैसे दूसरा 2 माने थे, वहां यूनिक पूर्णांक q और r मौजूद रहता है, बस वहां यूनिक पूर्णांक क्या चाहिए q और r मौजूद रहता है मौजूद, जो a बराबर बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई कर दे। एक देखो ये नया चीज नहीं है, पुरानी चीज है, वही भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है ना, वही चीज को यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर कर दिया। मान लीजिए हम a बराबर मान ली इसको, b मान ली इसको, ये तो q है और ये r है, ये सेटिस्फाई करता है जहां r 0 से बड़ा या बराबर हो तथा b से छोटा हो। ये जो हमारा r है ना, r 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा यानी ये जो r है वो 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा होता है, और हमेशा याद रखेंगे जब हम भाग देते हैं तो इससे हमेशा ये छोटा ही रहता है। तो क्या कहा कि r जो है वो क्या है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा ना, 0 से बड़ा या फिर बराबर, यही 0 से बड़ा, ओहो गलती लिखा गया, r जो है 0 से बड़ा या फिर बराबर, और क्या चीज ये जो हमारा b है ना भाजक से उससे छोटा, ये तो इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक, सिंपल 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर वहां यूनिक पूर्णांक q और r मौजूद रहता है, जो a बराबर बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करता है, जहां r 0 से बड़ा या फिर बराबर हो तथा b से छोटा हो। तो सिंपल यही चीज है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही चीज है, और इसी को हम बोलते हैं। तो ये नया चीज नहीं था, पुरानी चीज था, बस उसका मॉडिफाइड नाम कह सकते हो, ठीक ना। और हाँ एक और चीज, सब कुछ समझा दिया, लेकिन ये प्रेमिका ये होता क्या चीज है, तो सिंपल देखो, जैसे पहली बात ये एक कथन होता है, क्या होता है कथन होता है, प्रेमिका मीन्स क्या होता है एक स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, और हम क्या कहते हैं किसी नया चीज को प्रूव करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रेमिका। क्या बोलते हैं प्रेमिका। तो हम सिंपली कह सकते हैं प्रेमिका क्या है, तो एक परिभाषित वर्ड है, कथन है, जिसका यूज हम क्या करते हैं, तो किसी नए चीज को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो ये अब ये तो समझ में आ गया कि क्या चाहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई कर दे। अब आगे देखते हैं अगला क्या, देखो अब देखो अभी जो पढ़े ना यूक्लिड डिवीजन प्रेमिका, उस पर एक क्वेश्चन भी आ गया, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या हो पूर्णांक हो। देखो सिंपल वर्ड में कैसे समझते हैं, अभी जो पढ़े उससे रिलेटेड है, ध्यान से देखना। क्या करें, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक कर रहा है, धनात्मक कहने का मतलब 1 2 3 4 ये सब क्या चीज धनात्मक है। अब विषम पूर्णांक कर रहा है तब विषम क्या चीज 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये सब ना, तो 1 3 5 7 9 11 ये सब क्या चीज किस रूप का होता है, तो 6q + 1 6q + 3 6q + 5 इस रूप का होता है। ये हमको सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो देखो हम कैसे दर्शाते हैं, जैसे यहाँ पर क्या कहे, यहाँ पर हम बोले थे देखो a और b दो पूर्णांक दिए रहने पर यूनिक पूर्णांक a बराबर बी क्यू प्लस क्यू आर को हम क्या करता है सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किधर गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर b बराबर दे दिया है और a बराबर भी दे दिया है, a बराबर ये, तो कह रहा है ना कि सिद्ध करना कि इस फॉर्म का होता है। तो देखो a बराबर मान लो हम मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं 1, और b बराबर 6 दिया, और q तो कुछ भी मान सकते हैं, तो q थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं 0 है, क्या है 0 और प्लस मान लेते हैं 1। तो देखो 6 गुने 0 + 1 किए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 3 को ये भी लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 गुने 0 + 3 लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं कि ना। उसी प्रकार 5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 0 प्लस 5 लिख सकते हैं। देखो सब के सब क्या चाहिए, तो a बराबर b q प्लस r, और जहां देखो तो b क्या है, पूर्णांक हम सब लिए हैं कि ना। उसी प्रकार और करना, जैसे 7 है तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 गुने 1 और प्लस 1 लिख सकते हैं कि ना। उसी प्रकार 9 है तो 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 गुने 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 1 और 6 3 9 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 11 है तो क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 1 प्लस 5 6 5 11 हाँ लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर देखो एक में क्या आ रहा है, तो ये देखो 6q प्लस 1 का फॉर्म का है। फिर देखो ये भी विषम संख्या, 3 में तो विषम संख्या, और यहाँ पर देखो 6q प्लस 3 का फॉर्म का है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ भी देखो क्या है, तो 6q प्लस 5 का रूप का है। यहाँ देखो जहाँ क्या चाहिए, q भी 0 है। यहाँ भी देखो क्या है, तो 6q प्लस 1 का रूप का है कि नहीं। देखो अब q यहाँ पर क्या है, 1 है। उसी प्रकार देखो 6q प्लस 3 का रूप का है, 6q प्लस 5 का रूप का है। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं, जितना भी विषम संख्या है, तो विषम संख्या कोई भी ले लो, तुम कोई भी ले लो। जैसा हम ले रहे हैं, मान लो जैसे विषम संख्या 17 है, क्या ले रहे हैं 17, और हमको तोड़ना हो तो क्या छोड़ सकते हैं, 6 गुने 6 दुना 12 और 5 17, यानी 6q प्लस 5 के फॉर्म में। यानी कोई भी हम विषम संख्या ले रहे हैं तो क्या चीज किस रूप का हो रहा है, तो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का हो रहा है कि नहीं, देख लो सिंपल। और नहीं करने आ रहा है तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो जैसे a बराबर 1 है तो a बीच में रखते हैं। अभी तुरंत बताए थे कि a में b से भाग देने पर क्या आता है, तो q और r आता है कि ना। तो a मान लेते हैं 1 और 6, तो कितना बार में जाएगा, तो 0 बार में, 0 आ गया 1, तो क्या हो गया, तो 6 बराबर हम लिखेंगे क्या चाहिए, सॉरी 1 बराबर क्या लिखेंगे, तो 1 बराबर लिखेंगे तो 6 गुने 0 प्लस 1 लिख सकते हैं कि ना। तो उसी को हम तोड़ कर यहाँ पे लिखें। तो फाइनली हम देख रहे हैं जितने भी विषम पूर्णांक होते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक, वो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो ये तो समझने के लिए हो गया, लेकिन बुक में यहाँ पर दूसरा तरह से दिया गया है, ठीक ना। तो बुक को अभी बता देते हैं। ये तो समझ गए कि क्या चीज, जितने भी होता है विषम पूर्णांक तोड़े तो देखे तो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 सभी इसी रूप का होता है। लेकिन बुक में जैसा उसके अनुसार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्या है कि जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होना चाहिए, तो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का। अब देखो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या मान लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। मान ले रहे हैं जैसे यहाँ पर 1 3 5 7 माने थे ना, यहाँ पर a मान ले रहे हैं कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां b बराबर क्या है, तो b बराबर 6 है। तो अकॉर्डिंग टू क्या चीज, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होता है, तो a बराबर bq प्लस r होता है कि ना। अब a बराबर bq प्लस r, तो b का वैल्यू हमारा पता है 6 है, तो यानी a बराबर क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस r लिख सकते हैं कि ना। अब एक और चीज यहाँ पर देखो, अगर हम r का वैल्यू बात किया जाए तो r बराबर क्या होगा, तो r बराबर हम यही देखें, अभी तुरंत पढ़े थे कि r जो होता है वो 0 के बराबर होता है और बड़ा भी होता है और b से छोटा होता है, यानी इससे छोटा और बराबर 0 का। तो देखो 0 के बराबर यानी 0 1 2 3 4 5 और देखो 6 से छोटा, तो यानी क्या, जो हमारा r का संभावित मान होगा क्या होगा, तो 0 1 2 3 4 5 होगा। अब देखो जब r का संभावित मान ये है तो हम कह सकते हैं a का संभावित मान निकाल सकते हैं। a का संभावित मान a का संभावित मान क्या हो सकता है, तो a का संभावित मान हो सकता है 6q और r का वैल्यू क्या है 0 है, और क्या हो सकता है, तो 6q प्लस r का वैल्यू 1 है, 6q प्लस क्या हो सकता है, तो 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है 6q प्लस 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो हम बात करें तो 6q प्लस 4 हो सकता है ना, 4 5 भी होगा, 4 पहले लिख लेते हैं 4 और 6q प्लस 5। देखो हम क्या किए कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b बराबर 6 है, तो a बराबर bq प्लस r हो गया। अब चूंकि b का वैल्यू पता है 6, तो a बराबर cq प्लस r। अब 6q प्लस r, तो r का संभावित मान क्या हो सकता है, तो इससे तो छोटा और 0 से बड़ा बराबर, तो 0 1 2 3 4 5 लिख दिए। तो a का संभावित मान निकाल सकते हैं, तो a का आगे मान 6q प्लस 0 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 6q प्लस 5 आ गया। अब इसको हमको सम ढूंढना है, यानी सम वाला और एक विषम वाला, ठीक ना। चलो सम वाला ढूंढो, तो देखो 6q प्लस 0 ये 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी सम है
सम में आ जाएगा 6q। या और देखते हैं 6q प्लस 1, देखो ये दूसरे विभाजित होगा, लेकिन ये दूसरे विभाजित होगा नहीं होगा, और जब नहीं हो तो ये चला जाएगा हमारा विषम में। किसमें? विषम में 6q प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं ना, और ऐसे भी जानो कि हम बताए थे कि जो सम संख्या होता है वो किस रूप का होता है? 2n रूप का। तो देखो ये 2n रूप का है कि नहीं, क्योंकि देखो इसका हम जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 और गुने q आ जाएगा, आया कि नहीं। जैसे मान लो 6q है तो इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 गुने q। अब हम 3 को q को रिप्लेस कर दिए n से, तो 2 × n हो गया। फाइनली हम क्या करें कि सम संख्या, ये विषम संख्या, और ये भी देखो 6q प्लस 2, तो दोनों 2 से विभाजित हो जाएगा, जिसकी वजह से 6q प्लस 2 ये भी हमारा सम संख्या में चला जाएगा। और 6q प्लस 3 चूंकि क्या चाहिए इस फॉर्म का 2n माइनस 1 या फिर 2n प्लस 1 फॉर्म का, जिसके वजह से क्या चाहिए ये हमारा विषम संख्या में चला जाएगा। या फिर 6q प्लस 3 और लास्ट है 6q प्लस 5, इतना 6q प्लस 5 हो गया। यानी देख रहे हो क्या जी, जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होता है, और यही तो हमको दर्शाना था। हो गया, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका पूरा लैंग्वेज वाला आएगा, ठीक ना। अभी समझना है, अच्छा से समझना है, वीडियो को बार बार रिपीट करना है, समझना है, ठीक ना, जितना रिवाइज उसके करना है। और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि 40 के 40 क्वेश्चन पूरी तरह से कराया हुआ है, ठीक ना। 40 के 40 क्वेश्चन कराया हुआ है, 40-45 क्वेश्चन, तो उसको देख लेना, ताकि हमारा जो बोर्ड का एग्जाम हो वो 95 प्लस क्रॉस कर ही जाए। बाकी 80 मान सकते हो, क्योंकि 20 नंबर तो प्रैक्टिकल ना होता है, तो 80 के करीब पहुंच जाए, ठीक ना। अब एक और चीज है, अभी पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अब पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है? सिंपल देखो, ये क्या है, तो जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करने का एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, विधि होता है कि कैसे हम आगे स्टेप ले जाएंगे, आगे स्टेप कैसे ले जाएंगे, आगे स्टेप कैसे ले जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। क्या कर रहा है देखो, ये सबसे पहले एल्गोरिथम तो समझ गया क्या है, इसको और भी समझेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो कह रहा है, यह एक टेक्निक है जिसकी सहायता से दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के बीच एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। क्या कहा कि यह एक टेक्निक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, तो ए और बी के बीच क्या चीज एचसीएफ निकालना सीखते हैं। जैसे मान लो 135 मान लो और 225 मान लो, तो है क्या जी, ये दो मान लो पूर्णांक है, इसके बीच एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसका एक टेक्निक है। यह कॉन्सेप्ट यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर बेस्ड है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या था, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी इस पर बेस्ड है। देखो इस पर क्वेश्चन करते हैं, सारा का सारा समझ में आएगा। यह एक टेक्निक है जिसकी सहायता से दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के बीच एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे देखो एक क्वेश्चन है 135 और 225, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको फाइंड करना है। देखो कैसे करते हैं, तो देखो 135 और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से देखो जो बड़ा होता है उसको मान लेते हैं ए 225 और जो छोटा होता है उसको मान लेते हैं हम बी 135, ठीक। और ये क्या चूंकि बेस्ड होता है किस पर, बेस्ड होता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर, ये ना कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो उसी का यूज करके हम कैसे इसको हम फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर विभाजन वाला, यहाँ पर विभाजन लगाएंगे। देखो सबसे पहले क्या चीज करते हैं, बी में ए से विभाजित करते हैं, कि ए में बी से विभाजित करते हैं, किससे, तो ए में बी से, ठीक करते हैं। देखो 225 में 135 से विभाजित करना है, तो कितना बार में, एक बार में 135 आ गया, घटा दो कितना आ जाएगा, तो 509 90 आ गया। अब देखो हम कैसे लिखते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूज करके कैसे लिखते हैं, देखना यूक्लिड विभाजन, चूंकि क्या चाहिए एक प्रोसेस है, विधि है, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। तो स्टेप 1 में क्या किए, स्टेप 1 में क्या किए, तो हम 225 लाने के लिए, यानी ए बराबर क्या होता है, तो बी क्यू प्लस आर, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ना, तो हम उसी को यूज करके लिख रहे थे। ए क्या है, 225 है, बी कितना था, 135 था, क्यू कितना है, 1 आया, और आर कितना है, 90। अब देखो ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब आर 0 ना हो जाए, आर 0 करके ही मानना है। तो यहाँ पर आर 0 है, शेषफल 0 है, तो शेषफल 0 नहीं, इसलिए हम चलेंगे आपकी शेषफल 0 नहीं आया, जिसके वजह से आपकी क्या थी, आपकी स्टेप 2 में चलेंगे। किस में चलेंगे, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या ना करेंगे, आपकी देखो आपकी क्या करना है, जैसे आप देखो यहाँ पर इसको मान लेंगे हम बी, मान लेंगे क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, बी, और इसको मान लेंगे, इसको हम नीचे उतार देते हैं, इसको मान लेंगे ए, क्या मान लेंगे, ए, और डिवाइड करो तो 90 से एक बार में कितना आएगा, 45। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तो हम इसको अब इस जगह ला दिए, यानी स्टेप 2 में क्या हुआ कि 135 लाने के लिए क्या किए, तो 90 गुना 1 किए और प्लस
45 किए, यही ना। अभी भी देखो सेसफल 0 आया, सेसफल 0 नहीं आया, लिखेंगे सेसफल 0 नहीं आया। अब चलेंगे स्टेप 3, ये तब तक स्टेप करना होता है तब तक जब तक ये R0 हो जाए। तो स्टेप 3 में क्या करते हैं, ये 45 यहाँ रखो और ये 90 को आपकी यहाँ उतार दो, तो 45 दूना 90, ये क्या आ गया 0 आ गया। तो अब हम क्या किए कि ये 90 को हम यहाँ पर ला दिए स्टेप 3 में, 90 बराबर आ गया 45 गुने 2 और प्लस 0। अब R बराबर चूंकि यहाँ पर 0 आ गया, सेसफल 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं, और सेसफल 0 आ गया तो ये जो हमारा ये आता है इसी को हम बोलते हैं क्या चीज, HCF बोलते हैं। HCF ऑफ 135 225 बराबर होता है 45, क्या होगा 45 आंसर। सिंपल, देखो कितना इजी था। एक विभाजन प्रमेय का A बराबर BQ प्लस R, तो ये स्टेप बार बार करते जाना, बार बार करते जाना, बार बार करते जाना। एक क्वेश्चन और कर ले, चलो क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में है क्या, तो इस क्वेश्चन से पहले इसमें आ जाते हैं 196 और 38। ये आप लोग के लिए कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक, कमेंट्स में बताना, ठीक। 196 और 38,220, तो क्या मानेंगे, जो बड़ा होता है उसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, यानी 38,220, और जो छोटा होता है उसको मान लेते हैं बी, मान लेते हैं 196। अब देखो क्या करेंगे, तो सिंपल, तो क्या करेंगे, क्या करते हैं, तो ए में 20 से भाग देते हैं, तो 38,220 होगा। अब भाग देना 196 से, चलो देते हैं, कितना बार में जाएगा, तो 196 से कितना बार में, एक बार में जाएगा, एक बार में 196 हो गया। अब 12 में से 6 गया, कितना हो गया 6, 17 में से 9 गया ना 17, तो 17 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, तो 9 8 17, और 2 में से गया 186। अभी देखो यहाँ पर 2 जीरो है बचा हुआ, तो अभी हम आगे इसको अभी नहीं उतारेंगे, अभी इसको पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद उतारते हैं, जब कुछ नहीं रहता है तो उतारेंगे 2। आपकी कितना बार में जाएगा, तो देखो 9 एकम 5, तो 6 25, 5 एकम 5, 5 नहीं 7 8 9, 9 से करके देखते हैं, तो 9 6 4 4 8 में 5 हो गया, 9 9 81, 81 में 5 हो गया 6 8, और 9 एकम 9 और 8 17, देखो 9 हो जाएगा। 12 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 15 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 9, और बाकी तो कुछ नहीं होगा, और बाकी है 0। अब देखो 196 980, अभी इसको आगे हम भाग देकर खत्म कर सकते हैं, तो कितना बार में, तो ये जाएगा 6 25 30, 5 बार में चला जाएगा, तो 6 25 30 के 0 हाथ में 3, 9 5 45 45 3 48, और 5 4 9 980। अब देखो सेसफल आ गया 0, क्या आ गया सेसफल 0, तो ये एक ही प्रोसेस में सारा का सारा खत्म हो गया। तो इसमें क्या हुआ, एक डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार हम क्या लिखेंगे, स्टेप 1 में क्या होगा कि 38,220 लाने के लिए हम क्या किए, तो 196 में 195 से मल्टीप्लाई किए और बराबर 0 आ गया, और यही हमारा HCF हो गया 196, ठीक ना, यही हमारा HCF हो गया, HCF। तो यही क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन था। और ये हाँ अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ये क्या होता है, तो सिंपल देखो, अभी तो हम सीख लिए करें, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना होता है। देखो लैंग्वेज में क्या कर दिया आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम किस लिए हैं, देखो क्या करें, जितने भी भाज्य संख्या है, जितने भी भाज्य संख्या 4 6 8 9 जितने भी भाज्य संख्या है उसको क्या करके हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 अभाज्य संख्या। 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 3 अभाज्य संख्या। 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुने 3, तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और जो गुणनखंड के रूप में होता है, देखो हमको बिना क्रम के अनुसार भी लिख सकते हैं। जैसे 2 गुने 3 है, इसको हम 3 गुने 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको क्वेश्चन से समझते हैं हम, क्या बोले, क्या कहता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना। तो वही कि जितने भी भाज्य संख्या उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब जैसे ये दो हो गया, मान लो बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लो 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, तो क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे, तो 2 से 7 बार में, 2 से 8 बार में, फिर 2 से 39, फिर 3 से 13। तो सिंपल हम 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 13। तो इसी प्रकार क्या चाहिए कि हम इसका उपयोग करके किसी भी नंबर का गुणनखंड निकालते हैं, और इसी की सहायता से हम दो नंबर के बीच एचसीएफ भी निकालते हैं और एलसीएम भी निकालते हैं। चलिए एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम, ठीक ना। तो इस पर कुछ क्वेश्चन है, उसके अनुसार हम कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है,
12, 15 और 21 और 8, 9 और 25 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब बात गुणनखंड विधियों से और LCM निकालना है, ठीक ना, HCF और LCM। चलो HCF और LCM निकालते हैं कैसे। सबसे पहले हम इसको करेंगे गुणनखंड। जैसे 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3, क्योंकि 2 दूना 4 3 12 हो गया। 15 का करेंगे तो क्या होगा, तो 2 गुने 3 गुने 5 होगा। और 21 को करेंगे तो क्या होगा, तो 3 गुने 7। अब देखो हम गुणनखंड सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो HCF में पता है, HCF में क्या होता है, 12, 15 और 21 का HCF निकालना है। तो जो तीनों में कॉमन हो उसको हम क्या बोलते हैं, HCF। जैसे इसमें क्या तीनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो उसको हम बोलेंगे 12, 15 और 21 का HCF क्या होगा, 3 होगा। अब LCM में क्या होता है, तो LCM में क्या होता है, तो 12, 15, 21। सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है उसको पहले लिख लो, उसके बाद जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लो। जैसे 2 कॉमन है दोनों में, और लास्ट में जो बचा उसको सब लिख दो। 2 गुने 5 गुने 7 और सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो वो हमारा क्या रहता है, LCM। यानी लॉस 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 50 60 और 7 42 420। ये हमारा हो गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन। इसका LCF निकालना था और LCM निकालना था। और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क, ठीक ना। और अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक की ओर, एक मेरिट बात क्या है, तो ये देखो यदि A और B दो संख्या है, क्या A और B दो संख्या है, तो HCF गुने LCM करेंगे तो A और B के, मान लो जैसे 12 है और एक 15 है। अगर हम इसका LCM और HCF निकालें और दोनों गुना कर दें तो पता है किसके बराबर होता है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। समझो कैसे, 12 को मान लो हम गुना करते हैं तो 2 गुने 3 और 15 करते हैं तो 3 गुने 5। अगर हम HCF की बात करें तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है, हम 12 और 15 का HCF की बात करें तो दोनों में कॉमन है 3, तो HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम LCM की बात करें तो LCM में क्या हो जाएगा, तो 12 और 15, तो सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको पहले लिख लो और जो कॉमन नहीं है उसको बाद में लिखो। तो 2 गुने 5 यानी 2 गुने 5। अब देखो 3, हाँ अब इसको गुना करते हैं तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 25 60। अब इसके अनुसार क्या करा, मेरिट बात, तो मेरिट बात करके HCF और LCM जो आया ना उसको गुना करिए। चलो गुना करते हैं तो 3 गुना 60, पता है किसके बराबर होता है, इन दोनों के गुना के बराबर, यानी 12 गुने 15 के बराबर। चलो चेक करते हैं, तो 6 या 18 80 आ गया, 12 50 60 के जुरात में 6 और 180 ना, 180। देखो यही बात कह रहा था कि HCF और LCM गुना करेगा तो जो नंबर उसको गुना करने के बराबर आएगा। अब इसी की सहायता से हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए। करें क्वेश्चन, HCF अब 306 गुने 306,657 का 9 दिया है, LCM निकालिए। क्या कर रहा है कि HCF दे दिया, LCM अगर गुणनखंड विधि से कहते तो सिंपल निकाल देते, फार्मूला लगाते हैं सिंपल। देखो HCF कितना है, सिंपल ये फार्मूला लगाते हैं, तो HCF ऑफ 306 और 657 गुने LCM ऑफ 306 657, वो किसके बराबर होगा, तो 306 गुने 657 के बराबर होगा, क्योंकि A और B यही ना है, इसके बराबर होगा। अब आगे देखो क्या करते हैं, तो HCF कितना दिया है, 9 दिया है, LCM हमको निकालना है। अब कितना है, तो 306 गुने 657, ठीक। तो LCM निकालना, तो ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 306 गुना 657 और बटा में क्या हो जाएगा 9, काट दो, कटेगा तो 9 से कितना बार में, तो 9 से कटेगा, 9 3 27 और 3 तो 9 4 36। अब गुना करो, गुना करने पर याद है आंसर 22 33 8 आता है, ठीक ना। गुना कर लेना एक बार, ठीक। तो देखो LCM कितना आ गया, ये आ गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक सिंपल। यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं ना। तो यहां पर हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा फाइनली कंप्लीट होता है। तो चैप्टर में हम क्या क्या पढ़े एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक ना। देखो सबसे पहले परिचय और कुछ परिभाषा पढ़ी, जिसमें हम पढ़े प्राकृतिक संख्या, अब फिर क्या पढ़े, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, इस सारे का सारा के बारे में हम पढ़े, ठीक ना। उसके बाद क्या पढ़े, तो कोई भी संख्या है उसको अपरिमेय सिद्ध करना कैसे, इसके बारे में हम पढ़े। उसके बाद वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्या तो परिमेय संख्या में देखिए कि जितने भी होते हैं पूर्णांक, ये सब बातें, जिसके वजह से हम परिमेय का अलग और अपरिमेय का अलग। परिमेय में क्या होता है, एक शांत होता है, दूसरा अशांत होता है, और शांत में भी कंडीशन पढ़े कि मान लो जैसे कोई परिमेय संख्या शांत कब होगा, जब हम उसका हर यानी q का गुणनखंड करें तो 2 × 5 के फॉर्म का हो, या फिर ये भी कर सकते हैं 2 के पावर n या फिर 5 के पावर m का फॉर्म का हो, तो उसको हम बोलते हैं शांत। और अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या होता है, तो अशांत अनासानी आवर्ती होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। फिर युग्म विभाजन, प्रेमिका एवं एल्गोरिथम, प्रेमिका और एल्गोरिथम में कंपेयर किए थे। प्रेमिका क्या होता है, तो कोई
ऐसा कथन जिसका यूज हम किसी अन्य कथन को प्रूव करने के लिए करते हैं। और एल्गोरिथम क्या है, तो ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की विधि है, प्रक्रिया है, ठीक। और लास्ट में हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखे। और इसमें ये भी देखिए एक कंडीशन एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या होता है, तो ए गुने बी होता है। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनली ये जो चैप्टर था पूरी तरह से होता है कंप्लीट। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो सिंपल क्या करना है, कमेंट्स तो खुला है, कमेंट्स में पूछना है, या फिर आप क्या इंस्टाग्राम पर मेरिट यार्ड यहाँ पर भी भेज सकते हैं क्वेश्चन। और हाँ अभी तक अगर आपको वीडियो नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर चाहिए तो सिंपल आप इस नंबर पर 740 80 800 पर क्या करना है, सिंपल अपना नाम और क्लास लिखकर भेज देना है, ठीक ना। या फिर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो सिंपल इस नंबर पर भेज सकते हैं 740 80 803 पर नाम और क्लास के साथ। और हाँ वीडियो नोटिफिकेशन चाहिए व्हाट्सएप पर, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल इस नंबर पर भेजें। और हाँ www.merityard.com पर नोट्स के लिए विजिट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। और हाँ वीडियो ताकि कमेंट्स भी करना है, ताकि लोगों को भी पता चले कि यहाँ पर जो वीडियो दिया गया है वो उन लोगों के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल कह सकते हो, ठीक ना। और चैनल पर आप न्यू है तो चैनल करना है सब्सक्राइब, और इसे जितना हो सके करना है क्या, शेयर, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।